नमस्कार बच्चों। आज हम द्रव्य का मापन इस पाठ के बारे में देखने वाले हैं। तो द्रव्य, आप द्रव्य मतलब क्या जानते हैं कि द्रव्य मतलब कोई भी पदार्थ होता है, वो द्रव नहीं होता। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज जाते हैं कि द्रव और द्रव्य दोनों एक ही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। द्रव्य पदार्थ जो है, द्रव्य क्या है, वो पदार्थ है, और द्रव क्या है, वो पदार्थ की अवस्था है ना। आप जानते हो पदार्थ की 3 अवस्था होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। तो द्रव्य क्या है, पदार्थ है। तो द्रव्य का मापन मतलब पदार्थ का मापन किस तरीके से करेंगे वो इस पाठ में दर्शाया गया है। कैसे पदार्थ का मापन किया जाता है। जैसे हम जानते हैं कि पदार्थ यदि ठोस अवस्था में हो तो किलोग्राम, ग्राम, ये सब चीज़ों का उपयोग करते हैं, है कि नहीं। पदार्थ अगर द्रव अवस्था में हो तो लीटर, है ना, मिलीलीटर, इस तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं। फिर पदार्थ अगर गैसीय अवस्था में हो तो हम लोग घन का यूज़ करते हैं, घनत्व, है कि नहीं। तो उस चीज़ का यूज़ करते हैं। अब उसी हिसाब से हम आगे चलेंगे और देखेंगे कि क्या दिया गया है। तत्वों के रासायनिक संयोग से यौगिकों का निर्माण होता है। जो तत्व बनते हैं, 2 तत्वों को लेकर यौगिक बनते हैं। ये हमने पिछली कक्षा में पढ़ा है। हमने यह भी सीखा है कि डाल्टन के परमाणु के सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण सार यह है कि पदार्थ के अलग अलग तत्वों के परमाणु एक दूसरे से जुड़ने से यौगिक के अणु का निर्माण होता है। तो इसमें आपको क्या दिया है, देखते हैं। पहले सबसे पहला रासायनिक संयोग का नियम। अब रासायनिक संयोग हम जानते हैं कि 2 तत्वों के बीच में रासायनिक संयोग होता है तो एक नया तत्व का निर्माण होता है। रासायनिक परिवर्तन होते समय पदार्थों का संगठन बदलता है। इस संदर्भ में मूलभूत प्रयोग 18वीं और 19वीं शताब्दी के वैज्ञानिकों ने किए। यह करते समय उन्होंने इस्तेमाल किए गए पदार्थ और तैयार हुए पदार्थों का अचूक मापन किया। डाल्टन, थॉमसन और रुदरफोर्ड, इन वैज्ञानिकों ने पदार्थों और परमाणुओं की संरचना का अध्ययन करके रासायनिक संयोग के नियम की खोज की। और डाल्टन के परमाणु सिद्धांत और रासायनिक संयोग के नियम के आधार पर वैज्ञानिकों ने विविध यौगिकों के अणुसूत्र लिखे। अणुसूत्र मतलब जैसे हमने बताया है कि सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, ऐसे नाम लिखा, ऐसे उनको नाम दिया गया। अब आगे चलते हैं। द्रव्य की अविनाशता का नियम। द्रव्य की अविनाशता का नियम मतलब जैसे हम ऊर्जा की अविनाशता का नियम देखते हैं, उसी प्रकार से द्रव्य की अविनाशता का नियम भी है। ऊर्जा की अविनाशता का नियम हमने पिछले पाठ में पढ़ा है, गति और ऊर्जा में। और हम देखेंगे अब द्रव्य की अविनाशता का नियम। देखिए यहाँ दिया है, उपयुक्त कृति में मूल द्रव्य का भार और रासायनिक परिवर्तन से निर्मित हुए द्रव्य का भार समान होता है। जैसे देखिए यहाँ पे दिया है दोनों का, CaCl2 का विलयन लिया गया है और यहाँ पे Na2SO4 का विलयन लिया गया है। तो इसका यहाँ पे भार कितना दिया है, 300.23 ग्राम। जब इसका यहाँ पे रासायनिक संयोग हो गया तो फिर भार वही है, देख रहे हैं। NaCl के विलयन में CaSO4 का सफ़ेद अवक्षेप, भार में कोई चेंज नहीं होगा, भार वही रहेगा। केवल जो नया यौगिक बनेगा उसके गुणधर्म अलग हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर 1785 में एंटोनी लावाइजिए नामक फ्रेंच वैज्ञानिक ने संशोधन से यह निष्कर्ष प्राप्त किया कि रासायनिक अपक्रिया होते समय द्रव्य के भार में न तो वृद्धि होती है न तो कमी होती है। रासायनिक अपक्रिया के अपकारकों का कुल भार रासायनिक अपक्रिया से निर्मित होने वाले उत्पादों का कुल भार के समान होता है। ये अविनाशता का नियम है, तो आपको यहाँ से अंडरलाइन करनी है, यहाँ से। इसे हम द्रव्य की अविनाशता का नियम कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारकों का कुल भार या रासायनिक अपक्रिया के निर्मित हुए उत्पादों का कुल भार के समान होता है। अब देखते हैं हम आगे। स्थिर अनुपात नियम किसे कहते हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। फ्रेंच वैज्ञानिक प्रूस्ट ने सन 1794 में स्थिर अनुपात का नियम प्रतिपादित किया। यौगिकों के विभिन्न नमूनों के घटक तत्वों का भारात्मक अनुपात सदैव स्थिर होता है।
ये बताया गया, यही है स्थिर अनुपात नियम। जैसे हम देखेंगे पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का भारात्मक अनुपात कितना है, 1:8 है। 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम पानी ऑक्सीजन के संयोग से क्या बनता है, 9 ग्राम पानी बनता है। इसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन किस तरीके का भारात्मक अनुपात है, 3:8। और यहाँ पर अर्थात 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में 12 ग्राम कार्बन और 32 ग्राम ऑक्सीजन होती है, ये इसमें बताया है। तो स्थिर अनुपात नियम किसे कहते हैं और द्रव्य की अविनाशता का नियम किसे कहते हैं, ये दोनों चीज़ें इसमें मैंने अंडरलाइन करा दी हैं। इसको आपको याद करना ज़रूरी है। देखते हैं आगे। ये आपको जानकारी दी गई है, स्थिर अनुपात के नियम का उदाहरण दिया गया है, तो ये आप देख सकते हैं। हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक, परमाणु का आकार, द्रव्यमान और संयुक्ता। ये आपने 8वीं कक्षा में ही पढ़ा है कि परमाणु का आकार किसके ऊपर निर्भर होता है, द्रव्यमान क्या होता है और उस जो तत्व होगा उसकी संयुक्ता क्या होगी। अब देखिए यहाँ पर हमने पिछली कक्षा में परमाणु के बीचों बीच नाभिक होता है, यह देखा है। नाभिक के बाहर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित मूल कण होते हैं, ये भी देखा है। नाभिक में धनावेशित प्रोटॉन पाए जाते हैं, ये भी देखा है। और आवेश रहित न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, ये भी देखा है। संलग्न आकृति में फील्ड आयन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से परमाणु का प्रतिबिंब दर्शाया गया है। देखिए यहाँ पर वो भी इरिडियम के परमाणु का प्रतिबिंब है, इरिडियम। परमाणु आकार उसकी त्रिज्या द्वारा निश्चित होता है। अब आपको पता है त्रिज्या किसे कहते हैं या परमाणु त्रिज्या किसे कहते हैं। कोई भी तत्व है उसके केंद्रक से बाह्यतम कक्षा के बीच की दूरी को हम तो क्या कहते हैं, परमाणु त्रिज्या कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। और परमाणु का आकार उसी त्रिज्या पर डिपेंड होता है, निर्भर होता है। त्रिज्या छोटी होगी तो परमाणु का आकार छोटा होगा, त्रिज्या बड़ी होगी तो परमाणु का आकार बड़ा होगा, उस तरीके से बताया गया। स्वतंत्र परमाणु में परमाणु के नाभिक और बाह्यतम कक्षा के बीच की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं। अंडरलाइन कर लीजिए। परमाणु त्रिज्या नैनोमीटर इकाई में व्यक्त की जाती है। नैनोमीटर सबसे छोटी इकाई है। 1 मीटर में देखो कितने नैनोमीटर आते हैं, 10⁻9। तो ये आप याद करके रखिए, रिक्त स्थान जोड़े मिलाओ आदि में पूछ सकता है। 1 मीटर में 10⁻9 नैनोमीटर। इसी तरीके से हम आगे देखेंगे। परमाणु का द्रव्यमान भी हमने देखा है। परमाणु का द्रव्यमान क्या होता है, उसके नाभिक में समाविष्ट होता है। अब नाभिक में ही क्यों परमाणु का द्रव्यमान केंद्रित होता है, क्योंकि उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों मौलिक कण पाए जाते हैं। और परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, दोनों का योग होता है, मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, है ना। परमाणु में स्थित, परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या को परमाणु द्रव्यमानांक कहते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एकत्रित रूप से नाभिक के मूल कण कहते हैं, न्यूक्लियॉन कहते हैं। तो ये आपने देखा है, पिछली कक्षा में पढ़ा भी होगा। A = P + N 8वीं में वहाँ पर भी दिया है कि एटॉमिक वेट मतलब परमाणु द्रव्यमानांक क्या होता है, वह उस तत्व के नाभिक में स्थित इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या का योगफल होता है। परमाणु अत्यंत सूक्ष्म होता है, उसका द्रव्यमान कैसे निश्चित करें, यह समस्या वैज्ञानिकों के सामने पहले उपस्थित थी। 19वीं शताब्दी में वैज्ञानिकों को परमाणु द्रव्यमान का मापन अचूक करना संभव न होने के कारण परमाणु के सापेक्ष के द्रव्यमान के मापन के लिए एक संदर्भ के परमाणु की आवश्यकता हुई। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक सबसे कम था, इसके कारण हाइड्रोजन का चयन किया गया, जिसके नाभिक में केवल 1 प्रोटॉन है। ऐसे हाइड्रोजन के परमाणु का सापेक्ष द्रव्यमान 1 स्वीकारा गया और इसी के सापेक्ष बाकी सब जितने भी तत्व थे उनका परमाणु द्रव्यमान निकाला गया। देखिए, नाइट्रोजन के 1 परमाणु का द्रव्यमान हाइड्रोजन के 1 परमाणु के द्रव्यमान का 14 गुना है, इसलिए नाइट्रोजन का द्रव्यमान क्या हो गया, 14। इसी अनुसार विविध तत्वों के सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान निश्चित किए गए। इस मापन श्रेणी में अनेक तत्वों के सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान अपूर्णांक आए। इस कारण समयानुसार विभिन्न परमाणुओं का संदर्भ
प्रमुख रूप से चयन किया गया और इसी तरीके से निकाला गया। तो आगे हम देखिए यहाँ पर सबका दिया गया, हाइड्रोजन का, बाकी सबका तत्वों का भी दिया है, कंपेयर किया गया। तो बाकी हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।